हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी और 24 जनवरी का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? ए पीवी संधू, बी ज्वाला गुट्टा, सी साइना नेहवाल या डी मालविका बशोर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पीवी सिंधु। ये भारतीय स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसमें? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ये पीवी सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब है। पहले इन्होंने 2017 में BWF विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। कितना? 300 टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 23 जनवरी या डी 25 जनवरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 24 जनवरी। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर की बेटियों के लिए एक खास दिन यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समाज को यह संदेश दिया जाता है कि बेटियां हमारे लिए कितनी अहम हैं और बेटियों का हमारे समाज के विकास में कितना योगदान है और बेटियों को सशक्त कैसे बनाया जाएगा। और ये दोस्तों जो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत जो हुई है वो वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत की गई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन या डी रूस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जापान। ये जापान के प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो जापान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? टोक्यो। और जो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में एसके वेधशाला प्रोजेक्ट में कौन से देश को शामिल किया गया है? ए स्विट्जरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस या डी अमेरिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड। ये हाल ही में स्विट्जरलैंड यानी कि SKA वेधशाला प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही यह इस वेधशाला के अंतर सारी संस्थापक राष्ट्रों में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है। तो दोस्तों ये SK का जो फुल फॉर्म है वो है स्क्वायर किलोमीटर अर्थ। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्क्वायर किलोमीटर एरे। और जो इसके यह संस्थापक देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में बनने वाली SKAO यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के निर्माण में सहयोग करेंगे। और ये SKAO है जो वो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण की
परियोजना है। इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगा सकते हैं और अंतरिक्ष की ब्रह्मांडीय धूल से घिरे क्षेत्रों की जानकारी भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में MPLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको चुना गया है? ए विनोदानंद झा, बी अजय कुमार सिंह, सी अरविंद कुमार या डी गौरव कुमार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विनोदानंद झा। तो आइए देखते हैं PML के जो फुल फॉर्म है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। ये हाल ही में 1983 बैच के रिटायर्ड IRS अधिकारी विनोदानंद झा को नई दिल्ली में स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? विनोदानंद झा को PML के निर्णायक प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कितने बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व बढ़ाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, B 2, C 3 या D 5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 5। हाल ही में 5 बाघ अभयारण्यों को बढ़ाया गया है। ये केंद्र सरकार ने 5 बाघ अभयारण्य का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश में 56 बाघ अभयारण्य हो जाएंगे। इनमें से 5 नए बाघ अभयारण्य हैं, जैसे कर्नाटक का हिल्स इलाका और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क, राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी इलाका और अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। इन 5 अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? ए महाराष्ट्र सरकार, बी केरल सरकार, सी गुजरात सरकार या डी दिल्ली सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दिल्ली सरकार। ये दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट यानी कि ev.delhi.government.in लॉन्च की है, जो कि निर्माताओं, खरीदारों, चार्जिंग स्टेशन, खोजकर्ताओं के लिए खुली है। इस वेबसाइट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित ईवी उपभोक्ताओं को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डाकैती ने हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है। वह यह कार्य करने वाली पहली भारतीय बनी है। वे एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस अंतर सरकारी संगठन ने हाल ही में द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का
2022 संस्करण जारी किया है? ए. जनजातीय संगठन, बी. यूनेस्को, सी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या डी. नीति आयोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया है। उसके मुताबिक बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोला जाए तो अगले 3 वर्षों तक बिजली क्षेत्र का उत्सर्जन समान स्तर पर रहेगा। निम्न में से किस कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोला को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए. फाइवर इंक, बी. जॉनसन एंड जॉनसन, सी. सीरम इंस्टीट्यूट या डी. भारत फ्रेयामिस्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फाइजर इंक। जो फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोला को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से यहूदी नोबेल पुरस्कार के नाम से भी अब इसको जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी प्रेस ने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ए. फिलीपींस यूनिवर्सिटी प्रेस, बी. लंदन यूनिवर्सिटी प्रेस, सी. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस या डी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ्को के इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का कौन सा अध्यक्ष चुना है? ए. 20वां, बी. 15वां, सी. 16वां या डी. 17वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 17वां। ये भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के निदेशक मंडल ने हाल ही में सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष चुना है। इससे पहले दिलीप संघानी 2019 से इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए. 132 वर्ष, बी. 112 वर्ष, सी. 134 वर्ष या डी. 135 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 112 वर्ष। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सेंटेनेनो डे फुएते का हाल ही में 112 वर्ष और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया है। सितंबर 2021 में सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया है, जब वह 112 वर्ष और
211 दिन के थे। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम था? सेट निर्नो डे फुएंते इनका नाम था और ये 112 वर्ष के थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 42 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 72 वर्ष या डी 92 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 72 वर्ष। ये जो पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक हैं, इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ समेत गुर्दे के रोग के पीड़ित थे। सुभाष भौमिक पहले मोहन बागान के साथ कोच के रूप में जुड़े और फिर ईस्ट बंगाल के सबसे सफल कोच भी बने थे। तो दोस्तों, ये जो फुटबॉलर सुभाष भौमिक हैं, इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इनको डायबिटीज़ समेत गुर्दे के रोग से पीड़ित थे और फिर ये ईस्ट बंगाल के सबसे सफल कोच भी बने थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हाल ही में चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो दोस्तों, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 1992 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी चंचल कुमार को हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं। तो दोस्तों, ये जो IAS अधिकारी चंचल कुमार हैं, इनको राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और वे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं। और दोस्तों, ये वर्ष 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।